प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1481, इंप्रूविंग सुपरनैचुरल पावर्स। झंग यी ने फैटी सू की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता था ये दिन कभी न कभी जरूर आएगा। अगर तू समझ गया है तो बहुत अच्छा है। आगे कुछ भी चाहिए मुझसे कहना। वैसे सेंटीपीड फार्म अब अच्छी तरह से चल रहा है, तुझे असीमित सप्लाई मिलती रहेगी। उसने आगे कहा, तू चाहे थोड़ा कम टैलेंटेड हो, कोई बात नहीं। हमारा घर बड़ा है, जब तक तुझसे और नहीं खाया जाएगा हम तुझे सपोर्ट करते रहेंगे। जरूरी बात यह है कि तुझे समझ आ गया कि तुझे मजबूत बनना ही होगा। इस दुनिया में सब कुछ खुद ही करना होता है। झंग यी ने सू को कभी फोर्स नहीं किया कि वो मेहनत करे या बदले, क्योंकि उसे पता था कि तब तक कोई नहीं बदलता जब तक उसे अपनी कमजोरी का एहसास न हो। अगर फैटी सू खुद नहीं समझता तो वो किसी दिन लड़ाई में मारा जाता। फैटी सू भावुक होकर बोला, थैंक यू बॉस, लेकिन एक सवाल है, ये जो सुपर पावर्स होती है इन्हें ट्रेन कैसे करते हैं? उसने उलझन में अपने हाथ देखे। झंग यी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, सच तो यह है कि मुझे भी कोई सिस्टम नहीं पता। मैं तो खुद ट्राई करता हूं, धीरे धीरे सोचता हूं, फिर एक्सपेरिमेंट करता हूं और नए स्किल्स डेवलप करता हूं। सबसे जरूरी चीज होती है इमेजिनेशन। सीमित पावर को अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करना सीखो, तभी उसमें से नए स्किल्स बनेंगे। झंग यी ने कहा, मेरी सारी पावर्स की जड़ 3 चीजों में है, डिफरेंट स्पेस, वॉइड की ताकत और टाइम का कंट्रोल। जब मैं अलग अलग दुश्मनों से लड़ता हूं तो अपनी पावर्स को उनके हिसाब से मिलाता हूं और नए तरीके से यूज करता हूं। फैटी सू ने सिर हिलाया, बॉस समझ गया, मैं खुद ही एक्सप्लोर करूंगा। झंग यी फिर बोला, एक बंदी है जिसे तू पूछ सकता है, वो शायद मुझसे भी ज्यादा जानती हो। फैटी सू की आंखों में चमक आई। कौन? झंग यी ने हंसते हुए कहा, तेरी पुरानी प्रेमिका ली योंगयोंग। फैटी सू थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ओ बॉस, फिर से वही बात। लेकिन हां, चलो सीरियस बात करें। झंग यी ने बताया कि शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत उन्नत लेवल की एलियन है और वहां सुपर पावर रिसर्च में काफी एडवांस काम हो रहा है। अगर उससे कुछ सीख सका तो मुझे भी बताना, झंग यी ने कहा। इस दौरान तियनहाई सिटी में सब शांत था। जियांगनन डिस्ट्रिक्ट में कोई एस लेवल मिशन नहीं था और जोंग यी की टीम को डिस्टर्ब नहीं किया गया। सेंटिपेड फार्म ने एक बड़ी समस्या हल कर दी, लो लेवल एलियंस की ग्रोथ की। अब इप्सिलॉन से नीचे के लेवल वाले एलियंस युएन शी माइन प्लस सेंटिपेड के फार्मूले से तेजी से मजबूत हो सकते थे। टीम की ओवल पावर कुछ ऐसी थी, जोंग यी 20,000, हुआ 13,000, झूकुट 9,500, म्यूयान 9,500, फैटी सू 9,000, वायु जिगवैंग 9,000, यांग एक्साये 9,200, लू कियान 9,800, लाइंग वायु 9,999, लगभग इप्सिलॉन के पास। सुपर पावर इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इसमें सबसे अहम बात थी कि जिनका प्रैक्टिकल अनुभव कम था, जैसे फैटी सू, उन्हें अब असली लड़ाइयों में खुद को साबित करना होगा। झूकुआ और यांग एक्साये जैसे सपोर्ट कैरेक्टर रोज अपने पावर्स यूज करते थे, इसलिए उनकी ग्रोथ तेज थी। लाइंग वायु को सोर्स ऑफ गॉड का टुकड़ा मिला, जिससे उसे इप्सिलॉन के दरवाजे तक पहुंचने का मौका मिला। अब बस एक सही मौका चाहिए उसे ब्रेक थ्रू के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ल्यू कैरन ने सैक्रिफिशियल स्पिरिट और सोर्स ऑफ गॉड का अंश अब्सॉर्ब किया और उसका इंडेक्स 9,800 तक पहुंच गया। इससे उसे मटेरियल्स को एनालाइज और रिर्गनाइज करने में और ताकत मिली। पहला काम जो उसने किया वो था झंग यी के लिए एक नया वेपन सेट बनाना। गन तो पहले से पावरफुल थी, लेकिन अब जरूरत थी अच्छे मेली वेपन्स की। झंग यी बोला, मेरे पास स्वॉर्ड इन द ट्री है, वो रीजनरेटिव है लेकिन फायर से डरता है। वहीं होली जजमेंट ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन सिंगल यूज में लिमिटेड। क्या इन्हें मर्ज किया जा सकता है? ल्यू कैरन ने काफी सोच के बाद कहा, एक ही तरीका है, स्वॉर्ड इन द ट्री को पूरी तरह से ई मेटल से बना दो। ये चैलेंजिंग होगा और सक्सेस रेट बहुत कम है। उसने कहा, अगर मैं एप्सिलॉन लेवल पर पहुंची होती तो शायद कर पाती। झंग यी मुस्कराया, ठीक है,
तब तक इंतजार कर लेता हूं। लियू कैरन बोली, वैसे एक अस्थायी तरीका है। मैं नैनो लेवल रोबोट बना सकती हूं। उन्हें ई मेटल से बनाऊंगी और बॉस के शरीर में इंजेक्ट करूंगी। इससे उसकी अटैक पावर और फायर रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेगी। झंगी ने कहा, तू एक्सपर्ट है, सब तुझे सौंपता हूं। कुछ दिनों बाद लियू कैरन लैब से बाहर आई और झंगी को एक डार्क सिल्वर ब्रेसलेट पकड़ा दिया। भाई, यह है तुम्हारा स्वॉर्ड इन द ट्री। अब यह तुम्हारा नया हथियार है। झंगी चौंका, ये बॉस है? कैरन ने जवाब दिया, उसका शरीर अब प्लांट बन सकता है। जैसे ही उसका कोर बचा रहे, वो फिर से रीबिल्ड हो सकता है। बाकी बॉडी की जरूरत नहीं। चैप्टर 1482, नोट्स ऑफ द स्कूल मास्टर। जोंगी ने ब्रेसलेट पहना और उसकी ताकत को महसूस किया। अब बॉस मर चुका था और उसकी बॉडी कोर से बनी हुई स्वॉर्ड इन द ट्री ही बची थी। ब्रेसलेट में लगे इलेक्ट्रॉनिक कोर ने तलवार को एक्टिवेट किया और वो धीरे धीरे असली हथियार में बदल गई। जोंगी ने कमांड दिया, सुपर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म स्टार्ट। अगले ही पल सिल्वर ग्रे रंग का ब्रेसलेट कई पतली लताओं में बदल गया, जो उसकी बाहों से लिपट गई और ऊर्जा को सोखने लगी। फिर यह पूरी तरह एक तलवार में बदल गया। अब वो पहले जैसे हरे रंग की नहीं, बल्कि एक तेज मेटालिक सिल्वर ग्रे शेड में थी। जोंगी मेनर के बाहर गया, तलवार को उठाया और वॉइड की ताकत के साथ एक जोरदार वार किया। ठंडी पड़ी लुजियांग नदी की जमी हुई सतह तुरंत फट गई। पूर्व से पश्चिम तक हजारों मीटर तक फैली 10 मीटर मोटी बर्फ चूर चूर होकर आसमान में उड़ने लगी। एक वार की ताकत से पूरा इलाका थर्रा गया। इतनी भयानक ताकत के बाद भी स्वॉर्ड इन द ट्री पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर जोंग बेहद संतुष्ट था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी, उसे एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो उसके साथ ग्रो कर सके। जोंगी ने कुछ वक्त नया हथियार समझने में बिताया। वही लियू कैरन बाकी टीम के लिए भी हथियारों को अपग्रेड करने में जुटी रही। लेकिन ये काम बहुत थका देने वाला था, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर मटेरियल को बदलना आसान नहीं होता। जोंगी के अलावा बाकी लोगों के हथियारों को बस सीमित तौर पर मजबूत किया गया, लेकिन फिर भी वे आम एडमेंटियम एलॉय से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। दूसरी तरफ यांग जिंगसन ने 2 महीने की कड़ी रिसर्च के बाद स्कूल मास्टर शूजोंग की नोट्स में से कुछ हिस्सा डिकोड कर लिया। झंगी कंट्रोल रूम में आया, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर डेटा और टेक्स्ट दिख रहे थे। यांग जिंगसन चॉकलेट चबाते हुए स्क्रीन को घूर रही थी। उसे देखते ही उसने कहा, भैया तुम आ गए। जोंगी उसके पास बैठ गया। सुना है कुछ नई खोज की है? जिंगसन ने स्क्रीन पर कुछ बटन दबाए, टेक्स्ट क्लियर हुआ और वो बोली, ये शूजोंग की नोट्स हमारे कुछ पुराने शक को कंफर्म करती है। झंगी ने टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया। नोट्स के मुताबिक नाश देश में लोग मानते थे कि पावर का स्रोत इंसान खुद है, उसकी आत्मा। जो आत्मा मजबूत है वो जन्म से ही टैलेंटेड होती है और अपने क्षेत्र में बहुत आगे जा सकती है। नाश देश में एक मंदिर था, होली स्पिरिट टेम्पल, जिसे आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर बनाया गया था, ताकि जब कोई मरे तो उसकी आत्मा को तुरंत कैद किया जा सके। जोंगी का दिल धड़क उठा। सैक्रिफिशियल स्पिरिट कही वही आत्माओं का नतीजा तो नहीं? लेकिन आगे शूजोंग खुद कहता है, हजारों सालों से हमने आत्मा को देखा नहीं, ना ही उस मंदिर की कोई खास ताकत महसूस की। शायद ये सब पुराने जमाने की कल्पनाएं हैं। झंगी थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर नोट्स में 3829 न्यू कैलेंडर की एक एंट्री दिखाई देती है। आसमान बैंगनी हो गया। होली स्पिरिट टेम्पल, जो सदियों से स्थिर था, वो कांपने लगा। शायद मैं गलत था। फिर 3830 की एंट्री। अचानक नाश देश में बहुत से लोग मर गए, वजह नहीं पता। वॉरियर्स की ताकत बढ़ गई। क्या ये सच में आत्माओं को खींचने वाला मंदिर है? झंगी का मन डोलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आत्मा वाकई में कोई असली ऊर्जा स्रोत है? और फिर आखिरी एंट्री। मैं सोचने लगा हूं, क्या हमारे मिथक असल में बीते युग की सच्ची कहानियां हैं? झंगी गहरी सोच में डूब गया। क्या आत्मा
पुनर्जन्म और देवता जैसी बातें सच हो सकती हैं? क्या अतीत में भी ऐसी शक्तियां मौजूद थी? और अगर थी, तो क्या अब भी वो लौट सकती है? ये सवाल उसके लिए सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थे, ये आने वाले युद्धों और ताकतों की सच्चाई का हिस्सा बन सकते थे। अगले अध्याय में झंग यी को और गहरी जानकारी मिलेगी और शायद एक नई जंग की आहट भी सुनाई दे। तैयार रहिए। चैप्टर 1483, द रियल डूम्सडे। झंग यी था गहराई से हिल चुका था जब उसने शूजोंग के डिकोड की गई नोट्स पढ़ी। इन दस्तावेजों के अनुसार जब 3i ट्राइब में बड़ी संख्या में वॉरियर्स यानी एलियंस का जन्म हुआ, वो समय उसी दौर से मेल खाता है जब एंड ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। पहले भी शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, लेकिन वो उतने खतरनाक नहीं थे जितने अब के एलियंस हैं। यहां तक कि होली स्पिरिट हॉल की आत्माओं को इकट्ठा करने वाली ताकत भी तब शुरू हुई जब तबाही आई। झंग यी ने माथा पकड़ लिया। कागू का नाम फिर सामने आया था। इतनी सारी जानकारी अचानक मिलने से वो उलझ गया था। साथ ही उसे ध्यान में रखना था कि ये सब शुई जोंग की निजी थ्योरीज थी। वो सच हो जरूरी नहीं। यांग जिंगसन ने धीरे से कहा, भैया, अब हमारे पास 2 बातें तो तय है। उसने पहला उंगली उठाई। पहली बात, होली स्पिरिट टेम्पल और किनलिंग पहाड़ों के नीचे छुपा पर्पल पिरामिड। ये दोनों किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा इकट्ठा करने वाले यंत्र हैं, और जिन चीजों को ये बनाते हैं, जैसे सोर्स ऑफ गॉड या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, वो इनकी उपज है। झंग यी धीरे धीरे सुन रहा था। यांग जिंगसन ने आगे कहा, पर सवाल यह है कि वे इकट्ठा क्या कर रहे हैं? स्कॉलर की बातों से लगता है कि वो मंदिर हजारों सालों तक इनएक्टिवेट रहा, लेकिन 2 साल पहले जब एंड ऑफ द वर्ल्ड शुरू हुआ, तभी वो एक्टिवेट हुआ, और उसी दौरान धरती पर करोड़ों लोग मारे गए। उसने झंग यी की ओर देखा। मुझे एक शक है, क्या तुम सुनना चाहोगे? झंग यी ने कहा। हां, बोलो। जिंगसन ने कहा, इंसानों के पास एक खास एनर्जी फील्ड होता है। हम इसका सोर्स नहीं जानते, पर यह है। जब आइस एज आया और 95% आबादी मारी गई, तो ये ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। बाकी बचे लोग इसे एब्जॉर्ब करते गए, और अचानक एलियंस की संख्या बढ़ने लगी। ये किसी शिकार की तरह है। एक जीव मरता है और दूसरा उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब करता है। शायद प्राचीन अंडरग्राउंड ट्राइब्स को पहले से पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने ऊर्जा इकट्ठा करने की मशीनें बनाई थी। झंग यी ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि पृथ्वी पर पहले भी 5 बार मास एक्सटिंक्शंस हुई है। शायद वो अंडरग्राउंड ट्राइब्स ही इंसानों की 5वीं पीढ़ी है। जिंगसन बोली, बिल्कुल मुमकिन है। उन्होंने सतह छोड़ दी और गहराई में चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि विनाश फिर आएगा। झंग यी के बदन में सिहरन दौड़ गई। अगर ये सच है, तो इसका मतलब यह है कि हर सभ्यता एक न एक दिन खत्म हो जाती है, और हम भी एक दिन उसी रास्ते पर होंगे। जिंगसन की आवाज शांत थी। मतलब असली खतरा तो अभी आया ही नहीं। झंग यी चुप हो गया। उसे पता था कि जिंगसन सही कह रही है, पर वो उस सच्चाई से मुंह मोड़ रहा था। लोंगजी जैसे ताकतवर लोग और नैश का राजा भी अंडरवर्ल्ड में छुपे हुए हैं। आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जिससे ये भी डरते हैं? झंग यी ने ठान लिया, हमें अब से ही तैयारी शुरू करनी होगी। खुद को मजबूत बनाना होगा और अंडरग्राउंड में सुरक्षित शेल्टर बनाना होगा। जिंगसन बोली, पर अंडरग्राउंड सिटी बनाना आसान नहीं। जगह ढूंढनी होगी, रिसोर्सेज चाहिए, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तकनीक होनी चाहिए। ये सब एक देश नहीं, पूरी मानवता मिलकर कर सकती है। झंग यी को नैश कंट्री की अंडरग्राउंड दुनिया याद आई। वो दर्जनों शहरों जितनी बड़ी थी। इंसानों के लिए ऐसा बनाना शायद 100 सालों की मेहनत मांगता है। पर इससे भी बड़ा सवाल, हमें नहीं पता असली खतरा है क्या? आइस एज, ज्वालामुखी, सुनामी, या कुछ और जो हमने कभी देखा ही नहीं? झंग यी ने ऊपर देखा और पूछा, जिंगसन, क्या हम अंतरिक्ष में माइग्रेट कर सकते हैं?
जैसे चांद या मार्स पर। जिंगसन ने गंभीरता से जवाब दिया, एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले यह मुश्किल था, लेकिन अब कुछ उम्मीदें हैं, और वो उम्मीद है एलियंस। मानव म्यूटेशन से जो नई पावर्स आ रही है, वो पहले असंभव चीजों को भी पॉसिबल बना रही है। झंग यी जान चुका था, अब केवल लड़ाई या ताकत की बात नहीं थी, ये अस्तित्व की लड़ाई थी, सर्वाइवल की, और समय अब कम था। तैयार रहो, उसने खुद से कहा, क्योंकि असली डूम्सडे अभी बाकी है। चैप्टर 1484, एस्केप प्लान। जोंगी बहुत सतर्क इंसान था, इसलिए उसने पहले से ही एक प्लान बना लिया था, भागने का। अगर सच में इस दुनिया में कोई इतना बड़ा खतरा आने वाला है जो पूरी सभ्यता को मिटा सकता है, तो वो बेवकूफ नहीं था जो वहीं रुककर उसका सामना करता। उसे खुद को और अपने करीबियों को किसी सेफ जगह ले जाना था, यही उसका तरीका था। जोंग यी ने माथा पकड़ा, हमें पहले से तैयारी करनी होगी, लेकिन चाहे वो जमीन के नीचे शहर बनाना हो या स्पेस में बेस, दोनों ही बहुत झंझट वाले काम हैं, और हमारी ताकत अभी इतनी नहीं है कि हम जल्दी ये कर सकें। सोच सोच के दिमाग घूम रहा है। यांग जिंगसन ने कहा, अगर अकेले अंडरग्राउंड सिटी बनाएंगे तो नामुमकिन है, लेकिन एक बात है, चांद या मंगल ग्रह पर बेस बनाना थ्योरी में मुमकिन है। बस टाइम मिल जाए और वहां एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जाए। वरना लैंड करना आसान है, लेकिन ज्यादा दिन सरवाइव करना मुश्किल होगा। फिर अचानक यांग जिंगसन को कुछ याद आया। उसने जोंग यी की ओर देखा और कहा, शायद कोई हमारी मदद कर सकता है। जोंग यी ने पूछा, कौन? इलन फ्रीमैन, जिंगसन ने नाम लिया। जोंग यी थोड़ा हैरान हुआ, कौन है ये? 30 साल पहले का सबसे अमीर आदमी। लोग उसे आयरन मैन कहते थे। उसी ने सबसे पहले मार्स को कॉलोनाइज करने की बात की थी। स्पेस के फील्ड में बहुत बड़ा नाम था। अब कुछ सालों से उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि उसने मार्स पर एक ह्यूमन सर्वाइवल बेस बना लिया है और अपने परिवार के साथ वहीं चला गया है। जोंग यी ने सोचा, 30 साल पहले? तो क्या उसे पहले से पता था कि ऐसा दिन आने वाला है? यांग जिंगसन ने कहा, उस टाइम जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा और पावर था, उन्होंने फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे कोलंबिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फाउंडर ने समुंदर के बीच एक आइलैंड खरीदकर डूम्सडे बेस बनाया था। जोंग यी ने सिर हिलाया, लेकिन इलन फ्रीमैन और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, और वो कोलंबिया का है। अगर मैं उससे मदद मांगू भी, तो वो मेरी क्यों सुनेगा? यांग जिंगसन ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जोंग यी ने गहरी सांस ली। जो इलन फ्रीमैन कर सकता है, शायद हम भी कर सकते हैं। मुझे किसी और के भरोसे रहना पसंद नहीं, इसलिए हमें खुद पर ही भरोसा करना होगा। उसने जिंगसन के गाल खींचे और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंडरग्राउंड डॉक्यूमेंट्स की डीकोडिंग पर काम करती रहो, शायद कुछ और क्लूज मिल जाए। मैं कुर और कुरान से बाकी बातें डिस्कस करता हूं। जोंग यी कंट्रोल रूम से बाहर निकला और झू कुर और लियू कुरान से मिलने गया। उसने उन्हें और यांग जिंगसन की बातों के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। दोनों की आंखों में हैरानी थी। झू कुर ने कहा, आइस एज से ही स्पीशीज का मास एक्सटिंक्शन हो सकता है, और अगर इससे भी बड़ा कुछ आने वाला है तो सच में चिंता की बात है। जोंग यी ने सिर हिलाया, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन हमें पहले से तैयारी करनी होगी। तुम दोनों मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैं सोच रहा हूं कि क्या फ्यूचर में स्पेस माइग्रेशन पॉसिबल है। लियू कुरान अचानक एक्साइटेड हो गई। स्पेस में जाना, स्पेसशिप बनाना, भाई, ये तो मेरा सपना है। जोंग यी ने हंसते हुए कहा, जो चाहिए बता देना, चाहे रिसोर्सेज हो या लोग, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तियनहाई सिटी में ना मिले तो झुझोंग से लाऊंगा। कुरान ने सिर हिलाया, डोंट वरी भाई, हुआशू कंट्री में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पहले से स्ट्रांग है। हम स्पेस तक जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ऑर्डिनरी नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूं कि हम एक बड़ा स्पेस कैरियर बनाएं।
एक फ्लाइंग सिटी। जोंग यी ने माथा पकड़ा। सेफ्टी फर्स्ट, कुरान। स्पेस में कुछ भी गड़बड़ हो गया तो सब खत्म हो सकता है। दूसरी ओर झूकुर ने सोचते हुए कहा, हमें एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा, और ऐसा सिस्टम जो चलता रहे, जहां लोग लंबा सर्वाइव कर सके। लेकिन हमारे पास जोंग यी की स्पेस एबिलिटी है, जिससे हम बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं, और बाकी लोगों की पावर से भी बहुत हेल्प मिलेगी। मेडिकल की टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। जोंगी मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, अगर सक्सेस ना भी मिले तो भी कोशिश पूरी होनी चाहिए। झूकुर ने गंभीर होकर कहा, जोंगी, अगर फ्यूचर में सच में इतना रिस्क है तो मैं एक बात कहना चाहती हूं। जोंगी ने पूछा, क्या? झूकुर ने कहा, अभी तक तुमने बाहरी लोगों से दूरी बनाई है। ब्लिजर्ड सिटी, बाकी मेजर बेसेस, किसी पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अगर हमारी सेफ्टी खतरे में है तो क्या हमें दूसरों की हेल्प लेने पर भी विचार नहीं करना चाहिए? चैप्टर 1485, ओन पावर। जोंग यी कुछ पल के लिए चुप हो गया। झूकिर जो कह रही थी वो बस ताकत उधार लेने की बात नहीं थी, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर चलने की बात थी। और इसका मतलब होता कि उसे और लोगों से जुड़ना पड़ेगा। जोंगी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने डेंग परिवार के साथ पहले ही कुछ हद तक सहयोग शुरू कर दिया है। यही एक तरह की शुरुआत है। झूकिर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास अपनी खुद की ताकत होनी चाहिए। उसने अपना हाथ फैलाया और समझाने लगी। झंगी और ल्यू कैरन ध्यान से सुन रहे थे। अगर हमें सच में एलियन माइग्रेशन जैसा प्लान करना है तो बहुत से लोगों और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तुम हमेशा खुद पर भरोसा करते हो, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर कभी सच्चे खतरे का सामना करना पड़ा तो ज्यादा लोगों की ताकत बहुत काम आ सकती है। इसलिए मैं सोच रही हूं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा रिसोर्स है उन्हें कुछ भरोसेमंद लोगों को मजबूत बनाने में लगाना चाहिए। झंगी ने पूछा, तुम तीनों बेस की बात कर रही हो? वो सही कह रही थी। झंगी के पास इस वक्त जरूरत से कहीं ज्यादा रिसोर्स थे। सिर्फ युआंशु खाने 20% से ज्यादा उसके नियंत्रण में थी। अगर यही ब्लिजर्ड सिटी को दे दी जाए तो वहां लाखों लोग दशकों तक चल सकते हैं। और झंगी के पास खुद की टीम में कितने लोग हैं? बाद में तो उसने बहुत सारी खाने होने की वजह से जानबूझकर सेंटिपीड्स को पालना शुरू कर दिया था ताकि एलियंस बना सके। लेकिन फिर भी ये सिर्फ उसके घर के कुछ लोगों तक ही सीमित था। झंगी ने पहले भी सोचा था कि कुछ भरोसेमंद वॉरियर्स को तैयार किया जाए। सबसे पहले तीनों प्रमुख बेस के ऐसे लोग चुने जाए जिनका लंबे समय से परीक्षण हो चुका हो और जिनमें बगावत की भावना न हो। झूकिर ने सुझाव दिया, शुरुआत अपने आसपास के लोगों से करो। अगर हमारी ट्रेनिंग सिस्टम अच्छी बन जाती है तो आगे चलकर बाहर के टैलेंटेड लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। झंगी ने हाथ उठाते हुए कहा, यह बात बाद में करेंगे। अगर अभी बाहर के लोग टियाने सिटी में भर गए तो अफरातफरी मच जाएगी। बाहर के भेड़ियों को काबू में करना आसान नहीं है, लेकिन जो तुम कह रही हो वो सही है। टियाने सिटी में हम थोड़े थोड़े रिसोर्स बांट सकते हैं ताकि कुछ एलियंस तैयार किए जा सकें। झंगी ने सोचा, ये लोग अभी बहुत कमजोर हैं। मैंने खुद तीनों बेस को कमजोर रखा था ताकि कभी वो विद्रोह न करें। लेकिन अब हालात अलग है। बाहर का खतरा ज्यादा बड़ा है तो उन्हें थोड़ा मजबूत होने दिया जा सकता है। झंगी ने तय किया कि इस जिम्मेदारी को यांग जिंगसिन को सौंपा जाए। वो सबसे समझदार और सतर्क है। झूकिर भी तेज है, लेकिन मैनेजमेंट में जिंगसिन जैसी नहीं है। अब प्लान ये था, सेंटिपीड का निचोड़ देकर तीनों बेस के लीडर्स की ताकत बढ़ाई जाए। फिर उनसे कहा जाए कि अपने अधीन काम करने वाले सबसे भरोसेमंद एलियंस को नामांकित करें जिनकी बैचों में ट्रेनिंग हो सके। झंगी ने कहा, सबसे पहले सोचने का तरीका सही होना चाहिए, ताकत तो बाद में आती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी आदमी गद्दार निकले। झूकिर ने पूछा, जब ये तुम्हारी टीम है तो क्या तुम इसका कोई नाम नहीं रखना चाहोगे? झंगी ने थोड़ी देर सोचा और फिर नाम रखा, हुआशु नेशनल आयरन आर्मी।
फ्वाइंग, फुइंग, मतलब जो परछाई में छिपकर काम करे लेकिन मजबूती से खड़ा रहे। उसे इस टीम से बहुत उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ पाएगी, लेकिन जब अंडरग्राउंड बेस या किसी स्पेस मिशन की जरूरत पड़ेगी तो ये टीम मदद कर सकती है। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये टीम आगे चलकर कितनी बड़ी बनने वाली है। वो बस इतना जानता था कि उसके पास बहुत रिसोर्स है, इतने कि उसका खुद का अंदाजा नहीं था कि कितना है। शांति के कुछ दिन और बीते। अगर कुछ बड़ा न हो तो इप्सिलॉन लेवल के लोग खुद से कुछ नहीं करते, लेकिन एक सुबह ब्लिजर्ड सिटी से एक खबर आई। हालांकि झंग यी ने ब्लिजर्ड सिटी से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन झुझेंग ने अपनी तरफ से उसे रोज पूरी दुनिया की ताजा इलेक्ट्रॉनिक खबरें भेजनी शुरू कर दी थी। उस दिन भी टीवी पर न्यूज चल रही थी और तभी एक खबर ने झंग यी का ध्यान खींचा। कुछ महीने पहले जब वो अपने साथियों के साथ साउथ वेस्ट रीजन गया था, तब जिंगडाओ की फॉग वैली में कुछ अजीब होने लगा था। एक मोटी धुंध चारों तरफ फैल गई थी। उसी वक्त झंग यी ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर वहां कोई बहुत ताकतवर सिविलाइजेशन है। उसी दौरान कुछ दूसरी ताकतें भी वहां जांच करने गई थी। ईस्ट चाइना सी रीजन भी उनमें से एक था। झंग यी को लगा था कि अगर सुजाकू जियांगहा जिंदा बच गया तो वो ईस्ट चाइना सी का दूसरा इप्सिलॉन बन जाएगा। लेकिन असलियत ने सबको चौंका दिया, क्योंकि नया इप्सिलॉन सुजाकू नहीं बल्कि एजियो ड्रैगन सू जियाओलोंग बना। सू जियाओलोंग, जिसने पहले अपनी ताकत फोड़कर इप्सिलॉन तक पहुंचने की कोशिश की थी और कहा गया था कि अब उसके पास जीने के लिए बस 5 साल है। लेकिन इस मिशन के दौरान उसने भगवान के स्रोत का एक हिस्सा पा लिया और असली इप्सिलॉन बन गया। अब वो पूरी तरह ठीक हो गया था और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी। झंग यी ने हैरानी से कहा, वाह, ये तो सच में सरप्राइज है। लेकिन फिर उसने सोचा, ये अजीब नहीं है। जो लोग आज तक जिंदा हैं, वो कोई आम लोग नहीं है। सबने मुश्किलें झेली हैं, तब जाकर यहां पहुंचे हैं। सू जियाओलोंग वाकई काबिल है। शायद आगे चलकर XUNW से भी बड़ा नाम बन जाए। झंग यी ने खिड़की से समंदर की ओर देखा। वहां से तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका मन उस धुंध से घिरे आइलैंड पर पहुंच चुका था। फिर उसके दिमाग में एक डरावना चेहरा आया, ड्रैगन किंग की मौत से पहले की आवाजें। झंग यी, मैं तुझसे नफरत करता हूं। तू सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, तू भाग नहीं पाएगा। तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। झंग यी का दिल जोर से धड़कने लगा। कमबख्त, मर गया, लेकिन जाते जाते भी श्राप देकर गया। तेरी लाश को बिल्ली का खाना बना देना चाहिए था।